हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.3 की प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। हमें यहाँ पे एक टैंक दे रखा है जिसकी हमें 3 स्थितियाँ दे रखी हैं। हमें बताना है कि कौन सी स्थिति में आप आयतन ज्ञात करेंगे और कौन सी में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आयतन कब ज्ञात करना होता है? जब कोई हमें टैंक के अंदर कुछ भरना हो, जैसे पानी भरना है या कोई मटेरियल भरना है या फिर अनाज भरना है या कुछ इस तरीके की बात आए, तो हम क्या ज्ञात करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं। अब दूसरी बात क्या आती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात होता है? अब कह दे कि इसके चारों तरफ हमें प्लास्टर करना है या इसके चारों तरफ हमें कपड़ा लगाना है या कुछ हमें इसके चारों तरफ कुछ और काम करना है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसा भी प्रश्न दे रखा हो आप इन बातों से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। अब पानी तो इसके अंदर आएगा तो वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। तो पहले केस में, पहली स्थिति में हम क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पे आयतन। बस ऐसे लिख देना है आपको, ये उत्तर हो गया। अगले पे आ जाओ। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सिमटे बोरियों की संख्या। अब हमें क्या करना है? इसके चारों तरफ प्लास्टर करना है। उसके लिए कितनी बोरियों की संख्या की जरूरत होगी? तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर बाहर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या आ गया मेरे पास? इसका उत्तर आ गया समझ में। आगे देख लो। इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। अब इसके अंदर पानी भर दिया हमने, फिर क्या करना है? इसके पानी से हमें छोटे छोटे कैंपर्स भरने हैं या टैंक भरने हैं। अब देखा होगा आपने, पानी सप्लाई वाला क्या करता है? अपनी गाड़ी के अंदर बड़े वाला टैंक लेके आता है, उसमें 1000-2000 लीटर पानी होता है। फिर वो क्या करता है? घरों घरों पे जाके छोटे छोटे टैंक भरता रहता है। तो उसके लिए भी हमें इसका क्या पता होना चाहिए? आयतन पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो वो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे भी, इसके उत्तर में भी आयतन ज्ञात करेंगे। प्रश्न आ गया समझ में। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे 2 बेलन दे रखे हैं, बेलन ए और बेलन बी। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है, जबकि बेलन ए की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? इन दोनों को हल किए बिना क्या आप देख के बता सकते हैं कि किसका आयतन ज़्यादा है? मतलब किसमें पानी या दूध या कुछ भी और मटेरियल ज़्यादा आ सकता है, वो हमें बताना है। आगे क्या कहा है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसकी सत्यापन कीजिए। फिर हमें क्या करना है? इन दोनों का आयतन ज्ञात करना है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। अब हमें देखना है इनमें से किसका आयतन ज्यादा है और फिर यह भी चेक करना है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा है। समझ में आ गई? 2 चीजें हमें निकालनी है यहाँ पे। एक तो आयतन ज्ञात करना है और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बट विदाउट परिकलन, परिकलन किए बिना हम कैसे पता कर सकते हैं किसका आयतन ज्यादा है? सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर बाय 2, 7/2 है। यहाँ पे देखेंगे तो 14/2, इनका आधा कर लेंगे तो किसकी त्रिज्या ज्यादा हुई? बेलन बी की। तो बेलन बी की त्रिज्या ज्यादा है तो इसका आयतन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे हम? बेलन बी की त्रिज्या अधिक है, अतः इसका आयतन भी अधिक होगा, इसका आयतन भी अधिक होगा। पहला जो हमसे प्रश्न पूछा गया था उसका हमने आंसर लिख दिया है। ठीक है। फिर हमें क्या करना है? इन दोनों का आयतन ज्ञात करना है और देखना है क्या बी का सच में ही ज्यादा है वॉल्यूम। तो देख लो भाई, सबसे पहले ए का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर बी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बेलन ए। बेलन ए के अंदर देखो यहां पे लिखेंगे बेलन ए का व्यास। बेलन ए का व्यास, जिस प्रकार से मैं प्रश्न हल करता हूं ऐसे ही आपको करने हैं, 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन ए की त्रिज्या क्या हो जाएगी वो लिखेंगे। त्रिज्या बराबर है
इसका आधा कर देंगे 7/2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, इस प्रकार से कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, तो बेलन ए की ऊंचाई जिसको हम एच से लिखते हैं वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो अब आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर है किसके होगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए, πr²h, ये हमारा सूत्र होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, यहां पे इनका मान रखे। पाई का मान क्या होता है, 22/7, आर क्या है हमारा 7/2, यहाँ पे इसका वर्ग है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुना 7/2, गुना में ऊंचाई कितनी है 14। इसको हल कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे तो 11 आ गया। 7 7 49, और 49 और 11 की गुना करें तो क्या आएगी हमारी, 1 नीम 9, 1 चौक 4, 1 नीम 9, 1 चौक 4, तो 9, 9 और 4 13, हासिल 1, 4 और 1 5, तो कितना आ गया यहाँ पे 539, और इकाई क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर घन आ जाएगा हमारा आयतन। ये आ गया हमारा बेलन ए का आयतन। अब हमें क्या करना है, बेलन बी का आयतन ज्ञात करना है, तो उसकी भी जो भी हमें यहाँ पे मान दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेलन बी, बेलन बी। अब यहाँ पे लिख लो बेलन बी का व्यास कितना दे रखा है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। बेलन बी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा होता है, तो इसको आधा करने के लिए 2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग किया तो 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बेलन बी की ऊंचाई, ऊंचाई वो क्या होगी हमारी, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बेलन बी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे बेलन बी का आयतन, सूत्र क्या होगा, πr²h। बस हमें क्या करना है, इस मान को इसके अंदर रख देना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, पाई का मान 22/7, गुना में त्रिज्या कितनी है 7, 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका वर्ग दे रखा है, और h क्या है हमारी ऊंचाई 7, 7 से 7 कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 7 49, और 49 की 22 से गुना करेंगे तो इसका डबल कर दो, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1078, गुना कर लेना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने कहा था बेलन बी का आयतन ज़्यादा होगा, अब हमने हल करके भी निकाल लिया कि बेलन बी का आयतन क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख भी देंगे बेलन बी का आयतन, बी का आयतन अधिक है, अधिक है। एक चीज तो हमारी हल हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखना है कि क्या बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा है, उसको भी हल कर लेते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले एक चीज ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पे जो दोनों बेलन दे रखे हैं ना, ऊपर से खुले हुए दे रखे हैं, नीचे से उन पे तली लगी हुई है, ऊपर से खुले हुए हैं, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा वो समझ लो, और कैसे बनेगा। कुछ टीचर इसको रटवा देते हैं कि ऐसे लिख देना है, मैं आपको समझाऊंगा कि इसका सूत्र बनेगा कैसे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2πrh क्या होगा इसका, बाहर का क्षेत्रफल, जमा क्या होता है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल, तभी हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। परंतु यहाँ पे ऊपर से क्या है, खाली, खाली है, तो ऊपर वाले का एरिया कैसा होगा, πr², उसको नहीं लेंगे हम, बस नीचे वाले का एरिया लेंगे। नीचे से क्या है, सर्कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनमें से साझा क्या आ रहा है, पाई बाहर आ रहा है, आर बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 2h जमा आर। तो जब एक हिस्सा अगर खुला हुआ हो तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है πr इंटू 2h जमा आर। ये चीज ध्यान देना है आपको। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, πr
गुना में 2h जमा r। ठीक है, अब इनके मान को रख देते हैं a वाले से। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2, गुना में 2 गुना में ऊंचाई कितनी है 14 और जमा में त्रिज्या क्या है 7/2। बस इसको हल कर लेंगे, हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बेलन ए का। क्या आएगा यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 11। तो यहाँ पे क्या आ गया 11 गुना 14 दूनी 28 जमा में 7/2। हल कर लो इसको भी, तो क्या आएगा 11 गुना, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ गया लघुत्तम समापवर्तक 2 आ गया। 28 दूनी 56 और जमा में 2 से 2 भाग किया, 1 बच गया, 1 की 7 से गुना 7। तो क्या आया 11 गुना 56 और 7 63/2। इसको हल कर लो, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 63 की और 11 की गुना करेंगे, 11 तिये 33 हासिल 3, 11 छिक 66 और 3 69, 639 भाग में 2, 2 से भाग कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक 12.5, ये आ गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल आ गया हमारा किसका बेलन ए का। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे बेलन बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन बी का पृष्ठीय अक्षेत्रफल, पृष्ठीय अक्षेत्रफल बराबर है क्या होगा पाई आर गुना में 2h जमा r। अब इसका मान रख देते हैं, क्या रखा जाएगा पाई का मान 22/7, इसकी त्रिज्या कितनी है 7, ऊंचाई कितनी है 7 और त्रिज्या 7 रख दिया भाई। 7 से 7 कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे 22 गुना में 7 दूनी 14 और 7 क्या हो गया 21, 21 की और 22 की गुना कर लेते हैं। 21 और 22 की गुना क्या आ जाएगी मेरे पास 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो बेलन बी का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या आ गया हमारा ज्यादा आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बेलन बी का पृष्ठीय अक्षेत्रफल अधिक है। अब कई बार प्रश्न में क्या पूछ लेता है कि कितना अधिक है, तो हमें क्या करना है इसमें से इसको घटा के उत्तर लिख देना है। बस समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे एक घनाभ दे रखा है जिसका आधार का क्षेत्रफल तो 180 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर है। तो हमें इस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो भी मान दे रखे हमें उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम घनाभ के आधार का क्षेत्रफल उसके बराबर है 180 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद आयतन क्या दे रखा है हमें वो लिख लेंगे। घनाभ का आयतन बराबर है 900 घन सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें। अब ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है, बिल्कुल साधारण सी बात है। घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात होता है वो देख लो। घनाभ के आयतन का सूत्र लगा लो या फिर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं हम। परंतु आधार में हमें क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, वो तो हमें नहीं दे रखी। हमें घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र आसान पता है, क्या होता है घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। अब घनाभ का आयतन कितना दे रखा है हमें 900 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर है। अब लंबाई गुना चौड़ाई हमें दे ही नहीं रखी, परंतु हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है हमारा क्षेत्रफल होता है। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों की गुना हमें कितनी दे रखी है 180 वर्ग सेंटीमीटर दे रखी है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है बस। तो लंबाई गुना चौड़ाई की जगह 180 और गुना में ऊंचाई, बस यहाँ पे 180 गुना में इधर आएगा भाग में, तो 900 भाग में 180 बराबर है ऊंचाई। 0 से 0 कट गई, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो h बराबर है क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे घनाभ की ऊंचाई
h बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर आ गया। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना में 54 सेंटीमीटर गुना में 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। अब भाई ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, बिल्कुल साधारण है। ध्यान से देखो क्या कहा है उसने कि हमारे पास एक बड़ा घनाभ दे रखा है, उसके अंदर हमें ये छोटे छोटे घनाभ रखने हैं। तो हमें ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है और इसका आयतन ज्ञात करना है। बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से अगर हम भाग कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखो घनाभ की विमाएं भुजाएं क्या दे रखी हैं वो लिख लेंगे। घनाभ की विमाएं क्या है, 60 गुना 54 गुना 30। इसका मतलब क्या है, ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये हमें दे रखी हैं। अब यहाँ पे देखो छोटे घन, घन की यहाँ पे भुजा क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे घन की भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात होगा बच्चों, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है हमारी, यहाँ पे 60 गुना में 54 गुना में 30। अब हमें क्या करना है, इनकी गुना कर लेनी है। यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो ऐसे की ऐसे लगा दी। 6 × 18 और 54 की और 18 की कर लेते हैं हम गुना। ठीक है, 18 चौक क्या होता है 72, 2 हासिल 7, 18 पंजे 90 और 7 97। तो ये आ गया मेरे पास 97,200 वर्ग सेंटीमीटर। किसका आयतन आ गया, ये घनाभ का आयतन आ गया। अब हमें किसका निकालना है, घन का। तो उसका सूत्र निकाल देते हैं हम यहाँ पे। घन का आयतन, आयतन ज्ञात करना है, सॉरी क्षेत्रफल कह गया हूं। तो उसके बाद क्या सूत्र होता है हमारा, घन का आयतन का, जो हमारी भुजा होती है उसका अगर हम घन कर दें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका आयतन आ जाएगा। अब भुजा कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब कर लेते हैं हम, घन कर देते हैं। अब कई बार बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं 6 की 3 से गुना कर देंगे, 6 × 18, परंतु ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है 6 की 3 बार गुना। अब देख लो क्या आएगा, 6 × 6 36, 36 चिक्का क्या होता है हमारा, ये होता है, यहाँ पे हल करेंगे तो 216, तो 216 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुल कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं वो ज्ञात करना है हमें। तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी, छोटे घनों की संख्या किसके बराबर होगी, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन भाग में घन का आयतन, घन का आयतन। अब बच्चों आप यहाँ पे एक बात समझो, ये मैंने जानबूझ के हल किया था परंतु आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपके दिमाग के घोड़े जल्दी दौड़ जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हमें इसके आयतन को इससे भाग करना है, तो इनका हल मत करो, इनको ऐसे कि ऐसे रख लो। देखो ऐसे ही हल हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या है, 60 गुना में 54 गुना में 30, यही तो था। भाग में घन का आयतन क्या था, 6 की 3 बार गुना, 6 गुना 6 गुना 6। अब देखो इसको हल करना कितना आसान होगा, 6 × 6 6 पंजे 30, 6 से काटेंगे 6 नीम 54 और 6 ढाई 60, 10 नीम 90, 90 की 5 से गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, 450 जो है छोटे घन इसके अंदर रखे जा सकते हैं। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। प्रश्न आया समझ में। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बेलन दे रखा है जिसका आयतन तो 1.54 दे रखा है और इसका जो बेस है, आधार है, उसका व्यास हमें 140 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ भी दे रखी है ना उसको लिख लेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दे रखा है हमें, 1.54
घन मीटर। अब आधार के अंदर देखो क्या दे रखा है, हमें व्यास दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर है 140 सेंटीमीटर। अब व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, बेलन की त्रिज्या R बराबर है क्या होगा, व्यास का आधा कर देंगे तो 140 भाग में 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, हमें आयतन दे रखा है तो हमें क्या करना है, आयतन का ही सूत्र लगा लेना है। जो भी चीज़ दे रखी हो ना उसी का सूत्र लगा लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, जल्दी लिखना जरूर है हर एक पर्सन में, पाई आर स्क्वायर एच, तो लिख देंगे भाई। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 1.54 बराबर है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब त्रिज्या देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे देखो हमें आयतन किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। अब त्रिज्या क्या करते हैं बच्चे, कई बार इसको ऐसे कि ऐसे लिख देते हैं, सेंटीमीटर को उठा के सेंटीमीटर में ही रख देंगे, पर्सन हो जाएगा गलत। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई तो क्या आ गया, 7/10, इसको लिख देंगे 7/10। त्रिज्या का हमारा यहाँ क्या है, वर्ग, तो इसको 2 बार लिख देंगे। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बस इसको हल करना आना चाहिए। अब कर देते हैं भाई, हल क्या होगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो भाग में क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं तो 100 आ गया। 3 अक्षर होते 1000 आ जाता, 1 अक्षर होता तो 10 आ जाता। ठीक है, हल कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, 154 भाग में 100, इधर वाली नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएंगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएंगी, तो क्या लिखेंगे, 7 गुना में 10 गुना में 10 भाग में 22 गुना में 7 गुना में 7 बराबर है ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे हल कर लो, 7 से 7 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई। यहाँ पे 22 सत्ते क्या होता है, 154। देखो यहाँ पे भाग भी करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 22 से 22 कट गया। अब यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, सब कुछ कटने के बाद इसको 0 लिख देंगे। क्या कभी ऊंचाई 0 हो सकती है, नहीं होगी भाई। यहाँ पे तो सब कुछ कटने के बाद क्या बचेगा, हमारा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर है क्या आ जाएगी, ऊंचाई h बराबर है 1 मीटर। अब मीटर में चल रहा है ना, हमने सब कुछ मीटर में बदल दिया था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर में उत्तर आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। अब आपने दूध के टैंक देखे होंगे, अमूल दूध हो गया, वीटा दूध हो गया, या कोई और हो गया, तो इस प्रकार का उनका दूध का टैंक होता है, जो कैसे आकार का होता है, बेलन के आकार का। यहाँ पे इसकी त्रिज्या हमें 1.5 मीटर दे रखी है और इसकी लंबाई हमें 7 मीटर दे रखी है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे कि इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, उसको आपको लीटर के अंदर बताना है। अब इसके अंदर दूध की पूछ ले, पानी की पूछ ले, या कुछ और पदार्थ की पूछ ले, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है बच्चों। और जो चीजें हमें दे रखी है उसको सबसे पहले लिख लेना है, तो लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या R बराबर है 1.5 मीटर, ये हमें दे रखी है। लंबाई हमें 7 मीटर दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, हमारी एक तरीके से ऊंचाई ही दे रखी है। इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, लंबाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, h से लिखी जाएगी, वो बराबर कितनी दे रखी है, 7 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन किसके एक बराबर होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच के। बस अब इनका मान रख देते हैं यहाँ पे। तो आयतन बराबर है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 है 1.5, इसका वर्ग दे रखा है तो 2 बार लिख लेंगे। गुना में ऊंचाई क्या है, 7। हल कर लो इसको, 7 से 7 कट गया। अब इसको कैसे हल करें, इसको क्या करो, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, भाग में 10, इसका भी दशमलव हटाएंगे, भाग में 10। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10।
2 एकम 2, 2 से इसको भाग करेंगे 11, क्या आ गया 11 तिये 33, 33 तिया 99, नीचे क्या बचा हुआ है 2, 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ गया 49.5 मीटर में इकाई दे रखी है, तो घन मीटर क्या आ गया, इसका आयतन आ गया हमारा। मतलब इतने घन मीटर इसके अंदर दूध आ सकता है। परंतु बच्चों उसने क्या पूछा है कि इसके अंदर दूध जो है लीटर में कितना आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे अगर पर्सन छोड़ के आ जाओगे ना तो एक नंबर आपका जरूर कट जाएगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। अब लीटर में कैसे बदला जाए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना होता है, 1000 लीटर दूध होता है। ध्यान से देख लो क्या कहा है मैंने, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर दूध होता है, तो 49.5 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल दूध बराबर है 49.5 गुना में 1000। हल कर लो इसको, दशमलव हटाएंगे, इसके बाद एक अक्षर है, भाग में 0 आ गई, तो ये आ गया हमारा, भाग में 0 नहीं 10 आ गया। ठीक है, अब 100 से इसकी गुना करेंगे तो क्या आ गया 495 और साथ में 2 0, तो 49,500 लीटर जो है दूध टैंक के अंदर आ जाएगा। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। क्या कहा है, एक घन दे रखा है, अगर इसकी भुजा को डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र आना चाहिए, बस हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हमें भुजा क्या माननी है, यहाँ पे ए मान सकते हैं, एल मान सकते हैं या कुछ और भी मान सकते हैं, तो वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर है ए। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर कुछ मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं दे रखा। हमने क्या किया, यहाँ पे घन की भुजा को ए मान लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है। इसमें क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर घन की भुजा ए हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है भाई, अगर भुजा ए है तो हमारी 6 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है, अब भुजा क्या है हमारी, ए है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 गुना ए का वर्ग, तो 6a² क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम बड़े ए से लिख देते हैं, आ गया भाई छोटे वाले का। अब क्या करना है उसने कि इसकी भुजा को दुगना कर देना है, तो यहां पे देखो अब घन की भुजा दुगना करने के बाद अक्षेत्रफल ऐसे लिख लेंगे। दुगना करने के बाद अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा का वर्ग, यही तो सूत्र होगा। अब भुजा को क्या कर दिया हमने, दुगना कर दिया। दुगना मतलब ए की जगह क्या हो गई, अब 2a हो गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 गुना 2a का वर्ग। इसको हल कर लो, तो 6 गुना 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया 4, a की 2, 4 को आगे लिख दो, तो 4 गुना में 6a² ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो 6a का वर्ग किसके बराबर था, a के बराबर था। ये हमारा नया क्षेत्रफल आया तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a' मान लेते हैं। तो देखो बच्चों a' बराबर है 4 गुना 6a² किसके बराबर है, a के, तो यहां पे एक बड़ा a लिख सकते हैं। तो देखो ये तो हमारा नया क्षेत्रफल आ गया बड़े वाले घन का, ये हमारे पुराने वाले का था। तो नए वाले का क्या आया है, 4 गुना आया है पुराने वाले के। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, नए घन का अक्षेत्रफल 4 गुना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा या फिर 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया, इस प्रकार से करना है। अब बात करते हैं इसके आयतन की। दूसरे भाग में हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन देखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम,
घन का आयतन, घन का आयतन किसके बराबर होता है बच्चों? भुजा का घन कर दो, बस यही तो होता है। तो आयतन बराबर है, क्या आ जाएगा? आयतन को हम v से लिख लेते हैं। भुजा कितनी है? a, तो a का क्यूब आ गया हमारा पहले वाले घन का आयतन। अब यहां पे क्या करना है? हमें भुजा को दुगुना कर देना है। भुजा दुगनी करने के बाद आयतन, दुगनी करने के बाद आयतन, सूत्र क्या होगा हमारा? भुजा का घन, बस यही करना है हमें। इसको हम v डैश मान लेते हैं। नया वॉल्यूम आएगा, नया आयतन आएगा। भुजा अब कितनी होगी? दुगुना करने के बाद 2a, तो 2a का घन कर लेंगे। तो यहाँ पे v डैश बराबर है, क्या आ गया बच्चों? कई बार यहाँ पे 2 तिया 6 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 2 का क्यूब का मतलब है 2 की 3 बार गुना, ऐसे। तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 a की 3। अब a की 3 किसके बराबर थी? v के। तो यहाँ पे v डैश बराबर है, क्या आ गया? 8v। तो हमारा जो आयतन है वो कितने गुना बढ़ जाएगा? 8 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आयतन में 8 गुना वृद्धि होगी, गुना वृद्धि होगी। बस ये हमारा सूत्र वो आ गया, उत्तर आ गया समझ में। किस प्रकार से ज्ञात करना है आपको? एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब बिल्कुल आसान सा प्रश्न दे रखा है और महत्वपूर्ण भी है, प्रश्न पत्र में जरूर पूछा जाता है। क्या कहा है यहाँ पे? ये हमारे पास एक कुंड है, टैंक है, इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है। इस टैंक का जो आयतन है वो 108 घन मीटर दे रखा है और इसके अंदर 1 मिनट में 60 लीटर पानी आके डल जाता है। तो हमें बताना है कि ये कितने घंटों में भर जाएगा। प्रश्न आ गया समझ में। सबसे पहले देखो कुंड का आयतन क्या दे रखा है? कुंड का आयतन बराबर है 108 घन मीटर। ठीक है। अब हमें जो पानी की मात्रा बता रखी है, पानी की दर बता रखी है, वो किस में बता रखी है बच्चों? लीटर में बता रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयतन को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो कुंड का आयतन लिखेंगे, कुंड का आयतन लीटर में क्या होगा? इसको हम किससे कर लेंगे? 1000 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है बच्चों? 1000 लीटर होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 108 गुना में 1000। तो क्या आ गया यहां पे मेरे पास? 108 और 30 लीटर। इतना पानी जो है इस टैंक के अंदर आ सकता है। अब हमें क्या दे रखा है? इस पाइप की दर दे रखी है कि 1 मिनट में कितना पानी ये डालता है। अब हमें निकालना क्या है? घंटे। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 घंटे में ये पाइप कितना पानी भर सकता है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कुंड में लिखो, कुंड में पानी गिरने की दर, पानी गिरने की दर कितनी दे रखी है हमें? 60 लीटर पर मिनट। कि 1 मिनट में क्या करता है वो? 60 लीटर पानी टैंक के अंदर डाल देता है। अब हमें किस में चाहिए भाई? 1 घंटे में चाहिए। 1 मिनट में 60 लीटर डालता है तो 1 घंटे में कैसे निकाल लेंगे? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुंड में पानी, कुंड में 1 घंटे में, 1 घंटे में पानी गिरने की दर किसके बराबर हो जाएगी? 60 गुना 60। बस। तो कितना आ गया? 3600 लीटर। इतनी बात आ गई ना समझ में कि इस टैंक के अंदर 1 घंटे में ये जो है पाइप है वो 3600 लीटर पानी डाल देता है। हमें कुल कितना पानी चाहिए? 1,08,000 चाहिए। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल कैपेसिटी को हम 1 घंटे के पानी से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा? कुल समय बराबर है, कुल समय बराबर है क्या आ जाएगा? कुंड का आयतन, कुंड का आयतन भाग में पानी की दर, पानी की दर।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुंड का आयतन क्या है 1,08,000 लीटर भाग में, और 1 घंटे में कितना पानी डलता है 3600 लीटर। इसको हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 36 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ गया, 36 तिया क्या होता है 108, तो यहाँ पे क्या आ गया 30 घंटे। तो 30 घंटे के अंदर जो है वो 1,08,000 लीटर जो है पानी इस टैंक के अंदर डाल देगा। समझ में आ गया पर्सन? इस प्रकार से आपको हल करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।